नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बनारस की रहने वाली एक लड़की की है जिसका नाम रिंकी है। तो चलिए अब यह कहानी रिंकी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिंकी है और मैं बनारस की रहने वाली हूं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी डरावनी घटना के बारे में बताने वाली हूं जिसको सुनने के बाद आप में से जितने भी लोग पेरेंट्स हैं, यानी कि जिनके बच्चे हैं, वो इस कहानी को सुनने के बाद इतने ज्यादा सतर्क हो जाएंगे कि जो गलती मेरे मम्मी पापा से हुई थी, शायद वह वाली गलती आप लोग अपनी लाइफ में कभी भी नहीं दोहराओगे। क्योंकि जब तक आप इस कहानी के एंड तक पहुंचोगे तब तक आपको यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि कई बार चीजें उतनी ज्यादा सुलझी हुई नहीं होती हैं जितना अपन उनको समझ लेते हैं। क्योंकि इस दुनिया में लोग इतने ज्यादा स्वार्थी हो चुके हैं कि वह अपना मतलब निकालने के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। और आजकल के लोग जो कहते हैं कि यह भूत प्रेत, चुड़ैल, डायन और आत्मा कुछ नहीं होती है, उन लोगों को आज की यह कहानी सुनने के बाद समझ आएगा कि जब खुद के साथ यह सब चीजें होने लगती हैं तो हमारी यह सोच दरी की धरी रह जाती है। दरअसल यह बात आज से लगभग 7 साल पहले की है। आज से 7 साल पहले मैं और मेरी बहन सुहाना अपनी 10th की बोर्ड एग्जाम देने के बाद अपने घर वालों के साथ किसी ट्रिप पर जाने का प्लान कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि हमारी फैमिली की कोई ट्रिप बन पाती, उससे पहले ही कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से हम लोगों को हमारी वो ट्रिप कैंसिल करनी पड़ती है। दरअसल हुआ यह था कि जिस वक्त हम सभी घर वाले एक जगह पर बैठकर यह बातें कर रहे थे कि इस बार गर्मियों की छुट्टियों में हमें कहां पर घूमने जाना चाहिए, तो उसी दौरान अचानक से ही पापा के फोन की रिंग बजती है। और जैसे ही रिंग बजती है तो पापा फोन को उठाने के बाद सामने की तरफ जो कोई भी था उसकी लगभग 5 से 7 सेकंड तक बात सुनते ही वहां से उठकर साइड में चले गए थे। और फिर जब वो 4 से 5 मिनट के बाद वापस लौटे तो उन्होंने वहां आते ही बड़ी ही खामोश आवाज में हम लोगों से कहा कि बेटा, हम लोगों को यह ट्रिप कैंसिल करनी पड़ेगी और इस बार हम लोग कहीं पर भी घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं। अब जैसे ही उन्होंने यह बात बोली तो हम दोनों बहनों के चेहरे बिल्कुल उतर चुके थे, क्योंकि हम दोनों ही इस बार कहीं घूमने जाने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि उस ट्रिप को लेकर हम दोनों ने काफी कुछ सोच रखा था। पर तभी मेरी मम्मी पापा से पूछती हैं कि आखिर हुआ क्या है, आप अचानक से इस तरीके से ट्रिप पर जाने की बात को कैंसिल क्यों कर रहे हो। तो मम्मी के ऐसा पूछने पर पापा हम लोगों को बताते हैं कि हमारी जो बुआ हैं वो आज सुबह ही सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई हैं, जिसकी वजह से उनका एक पैर पूरी तरीके से फ्रैक्चर हो चुका है। अब यह बात सुनते ही हम सभी लोग काफी ज्यादा चौंक गए थे, क्योंकि हमारी जो बुआ थी वो हमारी फैमिली में हमारे सबसे ज्यादा क्लोज थी, क्योंकि पापा और बुआ दोनों अकेले भाई बहन थे। यानी कि उन बुआ के अलावा पापा की ना ही तो कोई दूसरी बहन थी और ना ही कोई भाई था। ऐसे में शुरू से ही बुआ जी का हमारे घर से थोड़ा ज्यादा ही लगाव रहा था।
पर अब यह बात सुनने के बाद मम्मी पापा तो उसी टाइम उनसे मिलने के लिए निकल चुके थे। लेकिन सच बताऊं तो उनके जाने के बाद बुआ जी के पैर टूटने से ज्यादा दुख हम लोगों को हमारी ट्रिप के कैंसिल होने का हो रहा था। लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, फिर कभी देखा जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को यह चीज बहुत ज्यादा नॉर्मल लग रही होगी, या फिर आप लोग यह सोच रहे होंगे कि मैं आपको कोई हॉरर कहानी सुनाने के बजाय यह इस तरह की नॉर्मल बातें क्यों बता रही हूँ। पर इन बातों के बारे में आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह की जो चीजें होती हैं वो धीरे धीरे कब हम लोगों के दिमाग के ऊपर हावी हो जाती हैं, इसका हमें पता भी नहीं चलता है। और ऐसा ही कुछ कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ भी हो सकता है। तो ऐसे में उस चीज को नोटिस करने के लिए और जो कुछ आपके साथ शुरुआत से धीरे धीरे हो रहा होता है उसको पकड़ने के लिए आपका इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि उस दिन जब मेरे मम्मी पापा बुआ जी से मिलने के बाद वापस घर पर लौटे थे तो घर आते ही मेरे पापा ने हम दोनों बहनों से एक बात कही, और उस बात को सुनते ही हम दोनों में से ही कोई भी उस चीज के लिए तैयार नहीं थी। दरअसल पापा ने हम लोगों से कहा कि तुम दोनों में से किसी एक बहन को बुआ जी के घर पर उनकी देखभाल के लिए रहना होगा। जब तक उनका पैर ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम उनके घर का जो कामकाज है वह कर देना। अब जैसे ही पापा ने यह बात बोली तो हम दोनों बहनें ही उन्हें इस बात के लिए मना कर देती हैं, क्योंकि एक तो ऊपर से हमारी घूमने जाने वाली ट्रिप कैंसिल हो चुकी थी और अब ऊपर से हम दोनों पूरी गर्मियों की छुट्टियां एक दूसरे से अलग रहकर नहीं बिताना चाहती थी। इसी वजह से हमने इस बात के लिए पापा को कह दिया था कि हम दोनों में से कोई भी उनके घर पर नहीं जाने वाला। लेकिन फिर पापा ने हमसे कहा कि उनके ऊपर बुआ जी का काफी ज्यादा एहसान है और उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार मुझे किसी बात के लिए बोला है, तो ऐसे में सिर्फ मेरी बात रखने के लिए ही तुम दोनों में से कोई भी उनके घर पर जब तक तुम्हारी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं तब तक रहने के लिए चले जाओ। अब जब पापा ने काफी मायूस आवाज में हम दोनों से यह बात कही तो फिर सुहाना दीदी कहती हैं कि ठीक है, मैं बुआ जी की देखभाल करने के लिए उनके घर पर चली जाती हूँ। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेरी बहन सुहाना थी वो सिर्फ मेरे से 40 मिनट बड़ी थी। कहने का मतलब हम दोनों बहनें जुड़वा पैदा हुई थी। लेकिन मम्मी मुझे बचपन से ही बताया करती थी कि वो तुमसे बड़ी हैं, इसलिए तुम उसे दीदी बोला करो। इसीलिए जब सुहाना दीदी ने यह बात कही तो फिर जिस पैकिंग को हम लोगों ने ट्रिप पर जाने के लिए तैयार किया था उसी पैकिंग में जो सुहाना दीदी का सामान था वो सारा का सारा सामान लेकर हम लोग उसी शाम को पापा के साथ बुआ के घर पर चले गए थे। लेकिन जैसे ही मैं और पापा सुहाना दीदी के साथ उनके घर पर गए तो बुआ जी की हालत देखकर मुझे यह बिल्कुल भी नहीं लगा कि उनका पैर फ्रैक्चर है या फिर उन्हें कुछ थोड़ी बहुत चोट भी आई है, क्योंकि अगर फ्रैक्चर होता तो जाहिर सी बात है कि पैर के ऊपर प्लास्टर किया जाता है या फिर कोई मरहम पट्टी होती, लेकिन बुआ तो सिर्फ बिस्तर के ऊपर लेटी हुई थी। हालांकि जब मैंने इस बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने ही जानबूझकर प्लास्टर नहीं करवाया, हल्का सा फ्रैक्चर है, 10 से 15 दिन के रेस्ट के बाद अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अब जब उन्होंने यह बात बोली तो फिर मैंने भी उस चीज के ऊपर इतना ज्यादा गौर नहीं किया और हम दोनों यानी कि मैं और मेरे पापा उसी दिन सुहाना दीदी को बुआ के घर पर छोड़कर वापस अपने घर आ गए थे। हालांकि उस दिन शाम से ही हम दोनों बहनें फोन के ऊपर काफी देर तक बातें करने लगी थी, क्योंकि अब यहाँ घर पर मेरे साथ भी टाइम बिताने वाला मेरा कोई छोटा भाई या फिर बहन नहीं थी। ऐसे में सारे दिन टीवी देखने के बाद जब मैं शाम को हर चीज से ऊब जाया करती थी तो फिर मैं सुहाना दीदी के पास कॉल कर लिया करती थी। हालांकि शुरू में तो हम दोनों बहनें वीडियो कॉल के ऊपर ही बातें किया करती थी,
लेकिन फिर धीरे धीरे ना जाने क्यों, लेकिन सुहाना दीदी मुझे वीडियो कॉल के लिए मना करने लगी थी। 10 से 15 दिन तक तो उन्होंने ठीक ठाक तरीके से वीडियो कॉल पर बातें की थी, लेकिन फिर बाद धीरे धीरे उनको ना जाने क्या हो गया था। जब कभी भी मैं उनको वीडियो कॉल करने के लिए बोला करती थी तो वह मुझे इस बात के लिए साफ साफ मना कर दिया करती थी, और कॉल पर बात करते टाइम भी अब वह पहले की तरह बातें नहीं किया करती थी। और जब मैंने उनसे इस चीज के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ बुआ के घर पर काफी ज्यादा काम रहता है, जिसकी वजह से वह इतनी ज्यादा थक जाती हैं कि उनका किसी से बात करने का भी मन नहीं करता। अब जब मैंने उनके मुंह से यह बात सुनी तो पहले तो मुझे लगा कि शायद पूरे घर का काम अकेले करने की वजह से उनको थकान हो जाती है, लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने तो मेरा फोन उठाना ही बंद कर दिया था। इसके साथ ही वह मम्मी से भी बहुत कम बात करने लगी थी। पर जब हम लोग बुआ के फोन पर बात करते टाइम बुआ से सुहाना दीदी के बारे में पूछते थे तो वह हमसे कहती थी कि वह बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बात थी जो मुझे खटक रही थी कि बुआ भी फोन पर बात करते टाइम कभी भी सुहाना दीदी से हमारी बात नहीं करवाती थी। जब कभी भी हम उन्हें उनसे बात करने के लिए बोलते थे तो वह हर बार ही कुछ ना कुछ बहाना बना दिया करती थी। कभी वह कहती थी कि सुहाना किचन में कुछ काम कर रही है, जब वह फ्री होगी तो अपने आप ही कॉल कर लेगी, या फिर कभी हम लोगों से कह दिया करती थी कि वह बाथरूम में है और नहा रही हैं। ऐसे में लगभग महीने भर तक जब मेरी सुहाना दीदी से बात नहीं हो पाई तो मैं काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि उस वक्त मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर ऐसा हुआ क्या है जिसकी वजह से वह मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही है। क्योंकि एक ऐसी बहन जो अपनी बहन से एक दिन भी बात किए बिना नहीं रहती थी, अब वो महीने भर तक जब उससे बात ना करें तो यह बात सामने वाले को अजीब जरूर लगती है। इसी वजह से एक दिन मैंने मेरे पापा से कहा कि हम लोग बुआ के घर पर सुहाना दीदी से मिलने के लिए चलते हैं। तो जब मैंने यह बात बोली तो पापा भी मुझे इस बात के लिए हाँ कह देते हैं, क्योंकि पिछली रात ही मम्मी उनसे बोल रही थी कि आप लोग एक बार बुआ के घर पर हो आओ, क्योंकि जब से उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है उसके बाद से हम लोगों का भी उनके घर पर जाना नहीं हुआ, और काफी लंबे टाइम से सुहाना से भी ठीक तरीके से बात नहीं हो पाई है। ऐसे में आप वहां जाकर बुआ का भी हालचाल देख लेना और सुहाना कैसी हैं यह भी देख लेना। तो अब जब दूसरे दिन मैंने भी पापा से वही बात बोली तो पापा मुझसे कहते हैं कि अरे हाँ, कल रात को खाना खाते टाइम तुम्हारी मम्मी भी मुझे वहां जाने के लिए बोल रही थी, तो तुम ऐसा करो कि 1-1.5 घंटे में तैयार हो जाओ, तब तक मैं मार्केट में कुछ काम है उसे निपटा कर आता हूँ। अब पापा के ऐसा कहते ही मैं काफी ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं अपनी बहन से मिलने वाली थी। इसीलिए मैं फटाफट उनकी मनपसंद की कुछ 2-4 चीजें बनाने में लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे यह बात अच्छी तरीके से पता थी कि बुआ के घर पर उनको तो घर का काम करने से ही टाइम नहीं मिल पाता होगा, तो ऐसे में वो भला कहाँ अपने मनपसंद की चीजें बनाकर खा पाती होगी। तो इसीलिए जब मैं और मम्मी किचन में कुछ 2-4 चीजें बना ही रहे थे तो उसी टाइम पर अचानक से मम्मी के फोन की रिंग बजती है, और जैसे ही फोन की रिंग बजती है तो मम्मी कुछ काम में लगी हुई थी। इसी वजह से वह मुझसे कहती हैं कि अरे रिंकी, जरा देखना किसका फोन है। तो मम्मी के ऐसा कहने पर मैं फ्रिज के ऊपर उनका जो फोन चार्ज में लगा हुआ था उसको चार्ज में से हटाती हूँ, और उसके बाद जैसे ही मैंने फोन को उठाकर अपने कान के पास लगाया तो सामने की तरफ से पापा की आवाज के बजाय किसी दूसरे ही आदमी की आवाज आ रही थी, और वो काफी हड़बड़ाती हुई आवाज में बोल रहा था कि इन भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। पर जब वो आदमी यह बात बोल रहा था
तो उसके साथ ही पीछे की तरफ से बैकग्राउंड में काफी लोगों के शोर शराबे की आवाज भी आ रही थी। तो अब जैसे ही मैंने यह बात सुनी तो मैं तो बिल्कुल घबरा गई। पर जैसे ही मम्मी ने मेरे चेहरे के वो घबराहट वाले हाव भाव देखे तो वह तुरंत मेरे पास आती हैं और मेरे हाथ से फोन लेकर जैसे ही अपने कान के ऊपर फोन लगाती हैं तो शायद उस आदमी की आवाज में उनको भी वही सुनाई दिया था जो बात मैंने सुनी थी। क्योंकि मेरे से फोन लेने के बाद जैसे ही मम्मी ने अपने कान के ऊपर फोन लगाया तो लगभग 4 से 5 सेकंड बाद ही उनके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया था। साथ ही उनको चक्कर आने लगे थे। लेकिन फिर जैसे तैसे मैंने मम्मी को संभाला और फिर कुछ ही देर में हम दोनों बड़ी ही हड़बड़ाहट में हमारे घर से जिस जगह पर पापा का एक्सीडेंट हुआ था वहां के लिए निकल गए थे। पर जब तक हम लोग वहां पर पहुंचे तब तक लोगों ने उनको अस्पताल पहुंचा दिया था। उस जगह पर सिर्फ पापा का एक्सीडेंट हुआ, स्कूटर ही पड़ा हुआ था। लेकिन उस स्कूटर की हालत देखकर हम लोग बुरी तरीके से कांप गए थे, क्योंकि उसकी हालत देखकर यह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि जिस किसी का भी इस स्कूटर से एक्सीडेंट हुआ है वो जिंदा बच पाएगा। लेकिन फिर जब हम लोग उस अस्पताल में पहुंचे जहां पर पापा को ले जाया गया था, तो वहां जाते ही डॉक्टरों ने हम लोगों से कहा कि उनके सिर में काफी ज्यादा चोट आई है, जिसकी वजह से हमें उनकी तुरंत प्रभाव से सर्जरी करनी पड़ेगी। ऐसे में आप लोग जल्दी से जल्दी पैसों का बंदोबस्त कीजिए। हालांकि पैसों की बात आते ही मम्मी ने जितने भी पैसे चाहिए थे उतने के उतने हॉस्पिटल में जमा करवा दिए थे, क्योंकि मेरे पापा अच्छी खासी कमाई करते थे। इस वजह से घर में पैसों की कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती थी। लेकिन शायद यह बात उसी वक्त तक सीमित थी, क्योंकि आगे चलकर हम लोगों के साथ बहुत कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और यह सब चीजें किस वजह से हो रही थी, उस वजह के बारे में जब आप लोगों को पता चलेगा तो आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। दरअसल उस दिन पापा की सर्जरी होने के बाद रात को लगभग 8 बजे के टाइम मम्मी को मैंने कहा कि हम लोग बुआ के घर पर चलते हैं, क्योंकि पापा तो उस वक्त आईसीयू में थे और डॉक्टरों ने उनसे मिलने के लिए भी मना कर दिया था। इसके साथ ही जिस हॉस्पिटल में उस वक्त हम लोग थे वो हॉस्पिटल बुआ के घर के पास में ही था। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे घर की और बुआ के घर के बीच की दूरी यही कोई 25 से 30 किमी के आसपास थी। इसी वजह से बुआ हमारे घर से थोड़ी क्लोज थी। लेकिन उस रात जब मैं और मेरी मम्मी बुआ के घर पर जाने के लिए अस्पताल से निकलते हैं तो निकलते वक्त हम लोगों ने उनको फोन करके यह बोला नहीं था कि हम उनके घर पर आ रहे हैं, और शायद यही हम लोगों से सबसे बड़ी चूक हो गई थी। अब इस बात को मैं चूक बोलूं या फिर हमारी खुशकिस्मती या फिर आगे चलकर जो कुछ हमारे साथ हुआ उसकी वजह से इसको मैं बदकिस्मती समझूं, यह तो मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ। लेकिन उस रात जैसे ही हम लोग 9 बजे के आसपास बुआ के घर के दरवाजे के पास पहुँचे तो दरवाजे को बंद देखकर मम्मी ने डोर बेल बजाई। लेकिन काफी देर डोर बेल बजाने के बाद भी जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो मम्मी दरवाजे को खटखटाने लगती हैं। पर जिस दौरान हम उनके दरवाजे के पास खड़े हुए थे तो उनके घर के अंदर से कुछ अजीब तरह की स्मेल आ रही थी, और वो स्मेल कुछ इस तरह की थी जैसे कि उनके घर के अंदर कोई हवन या फिर किसी तरह का पूजा पाठ हो रहा हो। पर तभी जब मम्मी ने 2-4 बार और दरवाजा खटखटाया तो धीरे से वह दरवाजा खुलता है, और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो हमें दिखाई देता है कि दरवाजा किसी और ने नहीं बल्कि बुआ जी ने ही खोला था। पर हम लोगों को अपने घर की चौखट पर यूं अचानक से देखकर बुआ के चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। उस वक्त उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोगों को अचानक से वहां पर आया हुआ देखकर वह काफी ज्यादा घबरा गई है,
क्योंकि हमको देखते ही वो काफी हड़बड़ाहट में बोलने लगती हैं कि अरे तुम दोनों अचानक से इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? यह कोई टाइम है आने का? तो उनके ऐसा कहते ही मम्मी काफी गुस्से वाली आवाज में उनसे कहती हैं कि क्यों इस वक्त आ नहीं सकते। तो मम्मी को उस तरीके से गुस्से में देखकर फिर वह थोड़ी बनावटी बातें करते हुए हमसे कहती हैं कि अरे अब सारी बातें यही दरवाजे के ऊपर खड़ी ही करोगी या फिर थोड़ा अंदर भी आओगी? तो फिर उनके ऐसा कहने पर मैं और मम्मी उनके घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जब वह दरवाजा बंद करने के बाद हमारे आगे आगे चल रही थी तो उनको देखकर यह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इनका पैर महीने भर पहले फ्रैक्चर हुआ था, क्योंकि वह तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रही थी। अब यह चीज होते ही जब हम उनके लिविंग एरिया से अंदर की तरफ जा रहे थे तो उसी दौरान अचानक से ही एक कमरे के अंदर से सुहाना दीदी बाहर निकल कर आती है। लेकिन जैसे ही मैंने और मम्मी ने उनको उस कमरे से बाहर निकलकर आता हुआ देखा तो उनके हुलिये को देखकर हमारे होश उड़ गए थे, क्योंकि उस वक्त उनके सिर के बाल पूरी तरीके से खुले हुए थे और उन्होंने किसी आदमी की तरह पीले रंग की धोती पहन रखी थी और ऊपर की तरफ किसी कपड़े के बजाय उन्होंने केले के पत्तों से अपने शरीर को ढक रखा था। अब जो लड़की अपने घर पर काफी ज्यादा स्टाइलिश रहती थी और जिसने अपनी लाइफ में कभी जीन्स टॉप के अलावा सूट भी नहीं पहना था, उस लड़की को उस हालत में देखकर मुझे और मम्मी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। पर तभी जब मम्मी बुआ की तरफ कुछ पूछने की जैसी नजरों से देखती हैं, तो इससे पहले कि मम्मी अपने मुंह से कुछ पूछ पाती, उससे पहले ही बुआ खुद से ही मम्मी से कहती हैं कि अरे वह तो घर में छोटी सी कोई पूजा हो रही थी और उस पूजा में कुंवारी कन्या को बैठाने से काफी ज्यादा पुण्य मिलता है। इसी वजह से हम लोगों ने सुहाना को उस पूजा में बैठा दिया था। अभी बुआ यह बोल ही रही थी कि तभी उस कमरे से फूफा जी भी निकलकर बाहर आते हैं और फूफा जी ने भी बिल्कुल उसी तरह की धोती पहन रखी थी जिस तरह की धोती सुहाना दीदी ने पहन रखी थी, और उन्होंने भी अपने ऊपर के बदन को केले के पत्तों से ठीक वैसे ही ढक रखा था जैसे सुहाना दीदी ने ढक रखा था। अब सुहाना दीदी के द्वारा अपने तन को केले के पत्तों से ढकना तो हमको समझ में आ रहा था कि वह एक लड़की थी और 10th क्लास में पढ़ने वाली लड़की की उम्र कितनी होती है और उस वक्त उसका शरीर किस तरह का होता है, यह तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ ही सकते हो। तो उसका तो अपने शरीर को ढकना लाजमी था, लेकिन फूफा जी ने अपने शरीर के ऊपर उस तरीके से वो केले के पत्ते क्यों लपेट रखे थे, यह हम लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। पर इससे भी ज्यादा जो हैरान कर देने वाली बात थी वो यह थी कि जो बहन मुझको देखते ही काफी ज्यादा एक्साइट मेरा कॉल उठाते ही पूरे दिन भर की थका देने वाली सारी बातों को मुझसे शेयर किया करती थी और काफी हंसते खेलते मुझसे बात करती थी, आज वह मुझे और मम्मी को देखने के बावजूद भी एक जगह पर कुछ इस तरीके से खड़ी हुई थी जैसे कि हम लोग उसके लिए बिल्कुल अनजान हैं। हम लोगों से बात करना तो दूर, वो तो हमारी तरफ देख भी नहीं रही थी। अब जब मैंने उनको इस तरीके से हमें इग्नोर करते हुए देखा तो फिर मैं खुद से ही उनके पास जाती हूँ और उनके पास जाकर उनके हाथ को पकड़कर उन्हें हिलाते हुए उनसे कहती हूँ कि अरे दीदी, आपने यह किस तरह का कॉस्ट्यूम पहन रखा है और आपकी बहन आपके सामने खड़ी हुई है और आप मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हो रहे। तो मेरी यह बात सुनकर वह मेरी तरफ देखती तो हैं, लेकिन उस वक्त उनके चेहरे पर बिल्कुल रूखापन था, जैसे कि उनको किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है। इसके साथ ही जब मैंने गौर से उनके चेहरे की तरफ देखा तो मुझे उनकी आंखों के नीचे बिल्कुल गोल आकार में काले काले घेरे बने हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि पिछली कई रातों से वह सोई ही ना हो। इसके साथ ही उनके बदन से एक अजीब तरह की महक आ रही थी।
वो महक कुछ इस तरह की थी जैसे कि उनके पूरे बदन के ऊपर चंदन से लेप किया गया हो या फिर उन्होंने कोई बहुत ही तेज इत्र लगा रखा था, जिसकी वजह से उनका बदन बहुत ही मद्दोश कर देने वाली एक सुगंध से महक रहा था। लेकिन फिर इन सब चीजों को छोड़कर जब मम्मी ने बुआ और फूफा को पापा के एक्सीडेंट के बारे में बताया तो हमारे मुंह से वह बात सुनकर वो दोनों बिल्कुल भी नहीं चौंकते हैं और उल्टा हम लोगों से कहते हैं कि वह तो है ही एक नंबर का नशेड़ी, स्कूटर चलाते टाइम उसने पी रखी होगी। हम लोगों ने उसे कई बार समझाया है कि इस तरीके से शराब पीकर स्कूटर न चलाएं। एक ना एक दिन तो यह चीज होनी ही थी। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे जो पापा थे वो थोड़ी बहुत ड्रिंक किया करते थे, लेकिन वह कभी भी दिन के वक्त ड्रिंक नहीं करते थे, बल्कि सोने से पहले वह अपना एक पैक बनाकर पीने के बाद सीधा अपने बिस्तर पर सो जाया करते थे। दिन के वक्त या स्कूटर चलाते टाइम उन्होंने कभी भी ड्रिंक नहीं की थी, लेकिन बुआ को और फूफा को भी इस बात का पता था कि वह ड्रिंक करते हैं। इसी वजह से वह कई बार जब पहले हमारे घर पर आते थे तब भी इस बात को लेकर पापा से उनकी बहसबाजी हो जाया करती थी। लेकिन पापा का जो काम था वो काफी ज्यादा स्ट्रेस वाला था, इस वजह से वो लोग सोते टाइम पी लिया करते थे और इस बात से मुझे या फिर मम्मी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था और ना ही सुहाना दीदी को इस चीज से कोई प्रॉब्लम थी, बल्कि सुहाना दीदी तो कई बार पापा के लिए खुद से पैक बनाकर दिया करती थी, क्योंकि हम लोग उस चीज को एक नशे के रूप में नहीं बल्कि जो वीआईपी फैमिलीज होती हैं और जिस तरीके से पूरी फैमिली एक साथ बैठकर बातें करते हुए ड्रिंक करती हैं, उसी तरीके से हमारे घर में भी वह चीज बिल्कुल नॉर्मल थी। हालांकि ऐसा भी नहीं था कि हम लोग बिल्कुल नास्तिक थे या फिर हम पूजा पाठ नहीं करते थे, बल्कि मेरे पापा तो भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। वह अपनी लाइफ में कभी भी भोलेनाथ को जल चढ़ाए बिना सुबह का खाना नहीं खाते थे। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत ही ताज्जुब वाली बात बता देती हूँ। दरअसल जिस दिन हम लोग सुहाना दीदी से मिलने के लिए आने वाले थे और मार्केट में जब पापा का एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से पापा अपनी लाइफ में शायद पहली बार भोलेनाथ को जल चढ़ाए बिना खाना खाकर घर से निकले थे। और इस चीज के पीछे की वजह यह थी कि पिछली ही रात को हमारे घर के बगल में जो मिश्रा जी का घर था उस घर में किसी की डेथ हो गई थी। तो ऐसे में जब पड़ोस के घर में ही किसी की डेथ हुई थी और उसी दिन सुबह उनका अंतिम संस्कार भी हुआ था, यानी कि जो हमारे बगल में मिश्रा जी रहते थे उनकी बूढ़ी माँ की रात के वक्त डेथ हो गई थी और फिर अगले दिन सुबह उनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो ऐसे में यह माना जाता है कि उस दिन आप भगवान को कोई भी पूजा पाठ नहीं कर सकते, क्योंकि पापा भी रात के वक्त से ही उनके घर पर थे और जब तक उन दादी का अंतिम संस्कार करके घर पर लौटे थे तब तक दोपहर के 2 से 2:30 बजे का वक्त हो चुका था। तो ऐसे में वह खाना खाकर जब मार्केट के लिए जा ही रहे थे तभी मैंने उनसे सुहाना दीदी से मिलने की बात कही थी और फिर मार्केट में जाने के बाद उसी दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन इस चीज को हम लोगों ने उस टाइम पर नोटिस नहीं किया था कि यह एक छोटी सी घटना किसी दूसरी बहुत भयानक चीज को अपना असर दिखाने में किस तरीके से मदद कर सकती है। लेकिन उस रात जब बुआ जी और फूफा जी हम दोनों को पापा को लेकर ताना मारने लगे तो उसके बाद मम्मी बुआ से कहती हैं कि ठीक है, हम लोग हमारे घर का अपने स्तर पर संभाल लेंगे, आपको जब जरूरत थी तब हमने आपकी मदद की, लेकिन आज जब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आई है तो आप उस चीज को समझ नहीं रहे हो। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मम्मी की और बुआ की आपस में थोड़ी कम ही बनती थी। इसी वजह से उन दोनों को उस तरीके से बात करते हुए देखकर मैं समझ गई थी कि शायद थोड़ी ही देर में इनका झगड़ा हो सकता है।
इसी वजह से मैं उनसे कहती हूँ कि अरे बुआ, आप इन बातों को छोड़ो और कुछ खाने का सामान पैक करके हमारे साथ हॉस्पिटल चलो, क्योंकि पापा वहीं पर आईसीयू में हैं। पर मेरे ऐसा कहने पर बुआ हमें कहती हैं कि हम दोनों तो आज की रात कहीं भी नहीं जा सकते। तुम ऐसा करो कि खाने का सामान लेकर खुद ही अस्पताल चले जा। हम दोनों सुबह आ जाएंगे, क्योंकि हमने आज हमारे घर पर पूजा की है और ऐसे में हम हमारे घर से बाहर नहीं जा सकते। अगर हम घर से बाहर चले गए तो हमारी की हुई पूजा का कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब जैसे ही उन्होंने यह बात बोली तो मम्मी उनकी तरफ बहुत अजीब तरीके से देखने लगती हैं, क्योंकि एक तरफ उनका भाई एक्सीडेंट होने के बाद अस्पताल में पड़ा हुआ है और उनको अपनी उस पूजा की पड़ी हुई थी। इसी वजह से मम्मी को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वह उनसे कहती हैं कि ठीक है, आपको नहीं चलना है तो कोई बात नहीं, पर आप यह सुहाना को जल्दी से कपड़े चेंज करवाकर बाहर भेजो। मैं सुहाना को लेकर जा रही हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ आपकी मदद के लिए सुहाना को यहाँ भेजा था कि जब तक आपका पैर ठीक ना हो जाए तब तक वह घर के काम में आपकी मदद कर दिया करेगी। लेकिन अब आप ठीक हैं तो मैं उसको वापस लेकर जा रही हूँ। इतना बात बोलकर मम्मी सुहाना की तरफ देखते हुए कहती हैं कि अरे सुहाना बेटा, जरा जल्दी से यह जो कुछ भी तुमने पहन रखा है इसको चेंज करके आओ और अपना सामान लेकर जल्दी से यहाँ से निकलो, क्योंकि तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनका एक्सीडेंट हो गया है। अब मम्मी ने ऐसा बोल तो दिया था, लेकिन ताज्जुब वाली बात यह थी कि जो बेटी अपने पापा के ये जान छिड़कती थी, आज वो अपने पापा की एक्सीडेंट की बात सुनकर भी बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही थी, बल्कि वह तो बस एक तक उस घर के एक कोने की तरफ देखे जा रही थी, जैसे कि उनको मम्मी की कही हुई बात से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। पर तभी अचानक से ही बुआ बीच में बोलती हैं कि अरे तुम कहाँ उसको लेकर जाने की बात कर रही हो, उसका तो इसी घर में जी लग गया है। तुम ऐसा करो कि रिंकी को अपने घर पर अपने पास रखो और सुहाना को मैं अपने घर पर रख लिया करूंगी। वैसे भी हमारे घर पर जी बहलाने के लिए कोई बच्चा नहीं है और सुहाना पिछले 1 महीने से यहाँ रह रही हैं, तो घर भरा भरा लगता है। वैसा खालीपन और सूनापन हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं होता जैसा जब वो यहाँ नहीं थी तब होता था। अब जब बुआ ने यह बात बोली तो मम्मी को काफी तेज गुस्सा आ गया और उन्होंने उसी गुस्से में बुआ को बहुत कुछ अनाप शनाप बक दिया। अब चाहे उन्होंने बुआ से कुछ भी कहा हो, लेकिन उन्होंने उस वक्त गुस्से में एक बात बहुत गलत बोल दी थी और शायद वह बात बुआ के दिल पर लग गई थी। दरअसल मम्मी ने बुआ से कह दिया था कि अगर अपने घर को बच्चों से इतना ही भरा हुआ रखना है तो खुद पैदा क्यों नहीं कर लेती। यूं दूसरों के बच्चों को इस तरीके से कब तक अपने घर पर रखोगी। अब जैसे ही मम्मी ने यह बात बोली तो मैंने झट से उनका हाथ पकड़ लिया और फिर आंखों से उन्हें चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि भले ही उस वक्त मैं सिर्फ 10th क्लास में पढ़ती थी, लेकिन घर वालों के बीच में किस बात को लेकर क्या कंट्रोवर्सी हो सकती है, इसको मैं अच्छी तरीके से समझती थी। इसी वजह से जब मैंने मम्मी का हाथ पकड़ा तो फिर वह थोड़ी शांत हो जाती हैं। लेकिन फिर वो जबरदस्ती सुहाना दीदी को वहां से एक कमरे की तरफ लेकर जाती हैं और कुछ ही देर बाद उनके कपड़े चेंज करवाकर उनको वहां से उनके सामान वाले बैग के साथ लेकर बाहर की तरफ जाने लगती हैं और जाते हुए मुझे भी आवाज लगाकर काफी गुस्से में कहती हैं कि अब क्या यहीं पर खड़ी रहोगी, अस्पताल में चलना नहीं है। तो मम्मी के ऐसा कहते ही मैं भी उनके पीछे चलने लगती हूँ, पर तभी अचानक से ही बुआ पीछे से काफी जोर जोर से हंसने लगती हैं और फिर मम्मी से कहती हैं कि अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जा तो रही हो, पर कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिनों बाद तुम खुद ही इसको यहाँ पर छोड़ने के लिए आओ और मुझसे हाथ जोड़कर मिन्नतें करो कि इसको अपने पास ही रख लो।
अब जब बुआ ने यह बात बोली तो मम्मी के साथ साथ मुझे भी यह बात बहुत ज्यादा अजीब लगी कि आखिर वो ऐसा क्यों बोल रही हैं। पर उस वक्त मम्मी इतना ज्यादा गुस्से में थी कि वो वहाँ पर 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकती हैं और हम दोनों बहनों को लेकर वहाँ से निकल जाती हैं। फिर जैसे ही हम लोग बुआ के घर से निकले तो वहाँ से निकलने के बाद भी दीदी बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी। और अस्पताल में भी जिस वक्त हम लोग थे तो उस वक्त भी वह हमसे ना ही तो कोई बात कर रही थी और ना ही पापा के बारे में हमसे कुछ पूछ रही थी। पहले तो हम दोनों को लगा कि शायद वह कई दिनों से सोई नहीं है या फिर बुआ ने उनसे काफी ज्यादा काम करवाया है, इसी वजह से उनकी यह हालत हो गई है। पर तभी लगे हाथ मम्मी ने उसी अस्पताल में उनका चेकअप भी करवा लिया था। पर चेकअप के बाद डॉक्टर ने यही बोला था कि काफी दिनों तक ना सोने की वजह से उनका दिमाग इस तरह का हो गया है, जब वह 2 से 4 दिनों तक सो लेंगी और उनकी नींद की पूर्ति हो जाएगी तो फिर वह पहले की तरह नॉर्मल हो जाएंगी। इसी वजह से हम दोनों उस बात को लेकर इतना ज्यादा टेंशन में नहीं आती हैं। लेकिन फिर उस अस्पताल के कैंपस में ही बाहर की तरफ कोने में एक बड़ा सा मंदिर बना हुआ था, जहां पर सभी लोग अपने अपने पेशेंट के लिए जाकर प्रार्थना करते थे कि भगवान उनको जल्दी से ठीक कर दें। इसी वजह से मम्मी मुझसे कहती हैं कि चलो हम भी तुम्हारे पापा के लिए वहां जाकर प्रे करते हैं कि गॉड उनको जल्दी से ठीक कर दें। लेकिन जैसे ही मैं और मम्मी वहां से उठकर जाने लगे तो दीदी उसी जगह पर बैठी रहती हैं। पर जब हम दोनों को इस बात का एहसास हुआ कि वह हमारे साथ नहीं आ रही हैं, तो फिर मम्मी पलटकर उनसे कहती हैं कि अरे सुहाना, तुम यहीं पर क्यों बैठी हुई हो, चलो तुम भी हमारे साथ मंदिर चलो। तो वह मम्मी की तरफ देखकर अपनी गर्दन को ना में हिलाती हैं। लेकिन फिर जब मम्मी खुद से ही उनका हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए मंदिर की तरफ लेकर जाने लगती हैं, तो वह पीछे से जबरदस्ती मम्मी से अपना हाथ छुड़ाने लगती हैं। पर जब उनके द्वारा कई बार हाथ को खींचने के बाद भी मम्मी ने उनका हाथ नहीं छोड़ा, तो फिर वह काफी तेज झटके के साथ अपना हाथ पीछे की तरफ खींचते हुए एक बहुत ही अजीब सी आवाज में मम्मी से बोलती हैं कि तुझे सुनाई नहीं दे रहा कि मुझे नहीं जाना मंदिर, फिर तू मुझे क्यों जबरदस्ती वहां लेकर जा रही है। अब जैसे ही सुहाना दीदी ने यह बात बोली तो मैं और मम्मी पीछे की तरफ पलटकर उनकी ओर देखती हैं, क्योंकि उस वक्त वो आवाज सुहाना दीदी की नहीं थी, बल्कि वो आवाज तो किसी मर्द की जैसी और बहुत ही भारी और कृपिसी आवाज थी। उस आवाज को सुनकर जैसे ही मम्मी ने पीछे की तरफ पलटकर उनकी ओर देखा तो मम्मी उनसे कहते हैं कि क्या बोल रही हैं। तो मम्मी के ऐसा बोलने पर सुहाना दीदी बहुत ही अजीब तरीके से उनके चेहरे के पास अपनी गर्दन को लाकर बिल्कुल उसी भारी और एक मर्द वाली सी आवाज में उनसे कहती हैं कि मैंने तुझे कह दिया है कि मैं किसी भी मंदिर में नहीं जाऊंगी। अगर तुझे जाना है तो तू अकेली जा और अपनी इस दूसरी बेटी को लेकर जा, पर मैं कहीं भी नहीं जाने वाली। अब जब सुहाना दीदी ने उस आवाज में फिर से हमारी आंखों के सामने उस तरीके से वह बात बोली तो मैं और मम्मी बिल्कुल घबरा जाती हैं। फिर एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद दीदी किसी दूसरी आवाज में मिमिक्री कर रही हैं। इसी वजह से मैं उनसे कहती हूँ कि अरे वाह दीदी, आप तो बहुत अच्छी आवाज बदलकर बात कर लेते हो। पर तभी वह बहुत ही अजीब तरीके से और गुस्से वाली नजरों से मेरी तरफ देखती हैं और फिर काफी भयानक और अजीब तरीके से हंसने लगती हैं। जिस वक्त वह हंस रही थी उस वक्त भी उनकी आवाज खुद की आवाज नहीं थी, बल्कि वह खुशी भयानक सी आवाज में जोर जोर से हंस रही थी। उस वक्त उनको वहां पर उस तरीके से हंसता हुआ देखकर अस्पताल के उस कॉरिडोर में बाकी के जो लोग मौजूद थे वह भी उनकी तरफ ही देखने लगे थे। इसी वजह से काफी घबराई हुई आवाज में मम्मी उनसे कहती हैं कि देख सुहाना, यहाँ पर कोई सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है।
पहले से ही तुम्हारे पापा के एक्सीडेंट होने की वजह से मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ और अब ऊपर से तू यह सब कर रही है, तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त हो क्या रहा है। तो मम्मी के ऐसा कहते ही सुहाना दीदी उनसे कहती हैं कि समझ में तो तुझे आगे भी कुछ भी नहीं आएगा और जब तक समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और तुझसे तेरा बहुत कुछ छीन चुका होगा। तूने उससे दुश्मनी मोल लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और आज तूने फिर से उस जख्म को हरा कर दिया है। यह बात बोलकर वो बहुत ही अजीब तरीके से मम्मी की तरफ देखकर घूरने लगी थी। अब इससे आगे हम लोगों के साथ क्या हुआ और किस तरीके से सुहाना दीदी के साथ वो सब चीजें हुई और कैसे हमारी पूरी फैमिली मौत के मुंह में समा गई, यह आपको इस कहानी के अगले पार्ट में पता चलेगा, क्योंकि यह कहानी काफी ज्यादा लंबी है। इस वजह से मैं इसको एक पार्ट में नहीं ला सकती थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।